जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि कुछ महीने पहले आरडब्ल्यू वाले टीचर्स ने एक यूपीएसआई के लिए विनायक बैच लॉन्च किया था, जिससे में कुछ बच्चे उस बैच को नहीं ले पाए थे। तो मैं उन्हीं के लिए ये यूट्यूब क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। हालांकि मैंने भी ये बैच लिया था, तो जो बच्चे ये बैच नहीं ले पाए हैं या नहीं ले पाए थे, तो उन बच्चों के लिए मैं इस बैच की सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसा कि उस बैच में उन टीचरों के द्वारा पढ़ाया गया था, सेम उसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा उसी के बारे में। आज बात करेंगे पहले हिंदी की। देखिए, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो मैं भी सीखने की स्थिति में हूँ और आप भी सीखने की स्थिति में हैं, ठीक है। तो आप मुझे उस गलती के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी आपको पता है कि विनायक बैच में कौन से सर पढ़ा रहे हैं? नवीन शर्मा सर। तो आज उन्हीं के द्वारा उन्हीं का पैटर्न बनाया हुआ, उन्हीं के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि उन्होंने समझाया था और किस तरीके से उन्होंने क्लासेस शुरू की, किस तरीके से वो पढ़ाएंगे। देखिए, हिंदी के यूपीएसआई में 40 प्रश्न आएंगे जो कि 100 अंक के होंगे। सर ने हिंदी को 3 भागों में पढ़ाया, जिसमें खंड के जिसमें व्याकरण आती है, और व्याकरण के ये टोटल 12 चैप्टर्स थे, ठीक है। और खंड ख में पढ़ाए थे शब्द और वाक्य, जिसमें टोटल 11 चैप्टर्स थे। और खंड ग में पढ़ाया था हिंदी साहित्य, जिसमें 3 चैप्टर्स थे। तो फिलहाल हम शुरुआत करेंगे खंड क से, जो कि शुरुआत होती है व्याकरण के पहले चैप्टर वर्णमाला से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर फर्स्ट, वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला में क्या बताया गया है। वर्णमाला की पहले परिभाषा याद करते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, ये वाली जो परिभाषा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, ये सीधी सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखनी है। वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या होता है? देखिए, पहले अक्षर और वर्ण में अंतर समझ लेते हैं। अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है? जो ध्वनियाँ मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती हैं, जैसे कि हमारे वर्ण हैं, जैसे हमारे कुछ अक्षर हैं, ए, आ, ई, दीर्घ ई, कुछ इस तरीके से हमारे वर्ण हैं। देखिए, जो मैंने बोला ए, आ, ई, लिखा नहीं, सिर्फ बोला, मुंह से जो आवाज़ निकली उन वर्णों की, तो उन्हें तो बोला जाएगा अक्षर, ठीक है, जो मैंने सिर्फ बोला। और जो मैंने लिखा, बोलकर फिर मैंने लिखा, यानी मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण है। यानी कि जो मैंने बोला, बोलकर फिर मैंने लिखा, जैसे ए लिख दिया मैंने, आ ये लिखा मैंने, ई ये लिखा मैंने, दीर्घ ई ये लिखा मैंने, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे वर्ण, ठीक है। और इनका व्यवस्थित समूह क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने लिखा ए, आ, ई, दीर्घ ई, अब तुम्हारा दिमाग कहेगा कि ई के बाद उ आएगा। आपको कैसे पता हुआ आएगा? ये एक व्यवस्थित समूह बैठाया हुआ है। देखिए, आगे पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में, क्यों बैठाया हुआ है, किसने बैठाया है, ठीक है। तो ए, आ, ई, ठीक है, इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है। चलते आगे को। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। देखिए, अभी मैंने बताया था, बस मैंने अभी बताया था वर्ण क्या होता है, लिखित रूप। सबसे छोटा लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। लेकिन याद रखना कि भाषा की वो सबसे छोटी इकाई भी है लिखित रूप, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक मतलब मुंह से निकलने वाली इकाई, और मुंह से क्या निकलती है? ध्वनि, ठीक है। तो सबसे छोटी मुख से निकलने वाली इकाई ध्वनि, और सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, कुल वर्ण कितने होते हैं? हमारे हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52, जिनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 आयोगवा, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन्हें हम ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो 11 दिख रहे हैं ना, देखिए 11 ही हैं, ज़्यादा हैं, गिनो 1 2 3 4, हिंदी में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही हैं। तो ये 11 हैं हमारे स्वर। क्या है ये? स्वर। ध्यान रखना, क्या है? स्वर। कौन कौन से हैं याद रखना? ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, ये है व्यंजन। अभी हम व्यंजन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे ये क्या है? आयोगवा, ठीक है। क्या है? आयोगवा।
ठीक है, आयोगवा दिखाने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, ये समझिए, ये क्या है, आयोगवा। अभी देखिए हमने आयोगवा कितने पढ़े थे, 2, ये थे आयोगवा 2। ठीक है, कितने थे, 2। कौन कौन से थे, अंग और ए। आपने देखा होगा ए आ ई दीर्घ उ दीर्घ उ ई, ए आई ओ औ, फिर बाद में आते थे अंग और अह, यही 2 आते थे बाद में। ठीक है ना, इनके बाद में जस्ट यही आते थे जो हमने सीखे थे आज तक, जो हमने शुरुआत से पढ़ाई की थी। तो ये 2 क्या कहलाते हैं, ना तो ये व्यंजन और ना ही ये स्वर। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आयोगवा। ठीक है, क्या है ये, आयोगवा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए अभी हमने संयुक्त व्यंजन ऊपर कितने देखे थे, 4। तो देखिए यही है 4। संयुक्त स्वर भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त स्वर अभी पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, श, त्र, ज्य, श्र। अब संयुक्त का मतलब क्या होता है कि किसी भी 2 चीज़ का या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मेल ही एक संयुक्त बन जाता है। संयुक्त का मतलब किसी भी चीज़ के जोड़। ठीक है, तो ये कशा किस किस से मिलकर बना है, श किस किस से मिलकर बना है, क और श। ठीक है, क और श से मिलकर बना है, तो किन्हीं 2 वर्णों से तो कम मिल ही गया, तो ये संयुक्त व्यंजन बन गया। ठीक है, और त्र किससे मिलकर बना है, तय धन र से। ठीक है, तो ये त्र हो गया। ज्य किस किस से मिलकर बना है, ज्य किस किस से मिलकर बना है, जय धन या। श्रय किस किस से, श धन र। ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, और अब पढ़ते हैं इसको, ये क्या पढ़ा था हमने पर, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, क्या पढ़ा था, उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन्हें हम ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप कहोगे ये तो डैडमरू और ढढक्कन वाले हैं, ये तो डैडमरू और ढढक्कन तो है ये, लेकिन ये बिंदी जो लग गई ना नीचे, यूँ दिक्कत कर गई, यूँ बिंदी जो लग गई, अगर यूँ ना होती तो ये डैडमरू और ढढक्कन ही है। ठीक है ना, तो ये नीचे बिंदी लगती जो ना, ये अलग कैटेगरी में पहुँच जा, उत्क्षिप्त में पहुँच जावे। ठीक है, तो डैडमरू और ढढक्कन, देखिए नीचे बिंदी लग गई, अगर बिंदी ना होती तो डे और ढ ही थे, लेकिन अब बोला जाएगा ना हड़ा और ढा। ठीक है, देखिए बोला तब भी जा रहा है, लेकिन अब इसकी बोलने की कुछ अलग कैटेगरी होगी, हड़ा और ढा। इन उत्क्षिप्त में बोलने में ऊपर तालु में जीभ एकदम नीचे से तालु में लगाने के बाद जीभ एकदम तुरंत दंत पर एकदम पटकती है, ड़ा और ढा, इस तरीके से। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब पढ़ते हैं व्यंजन, जो हमने बीच में रोक रखे थे, अब पढ़ते हैं ना ये व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी पढ़ी थी अभी हमने, 33। कितनी, 33। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग। देखिए जिस तरीके से ये लिखे हुए हैं ना, ये एक व्यवस्थित समूह है और हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं। ये जो हम आज तक हम अपनी क्लासों में पढ़े थे FNR, वो उसमें क कहीं है, ख कहीं है, ग कहीं है, और एक ही लाइन में 4 4 5 5 6 6 7 7 लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखे जाते, इस तरीके से ये है इसका सही तरीका। क वर्ग में 5, च वर्ग में भी 5 वर्ण, और ट वर्ग में भी 5 वर्ण, त वर्ग में 5 वर्ण, प वर्ग में 5 वर्ग, और य वर्ग में 4, फिर श वर्ग में 4, फिर बच्चे नीचे को 6 तरह के अक्षर है, और ये यहाँ अलग पहुँच जाते हैं, वो तो संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, ये है इसका सही तरीका। ठीक है, और स्वरों को हम चाहे 1 लाइन में लिख लो, चाहे ना 2 लाइन में लिख लो, स्वर तो 11 थे। ठीक है, चलिए आगे को देखिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, 1985 में। अब देखिए यहाँ पे स्थापना क्या काम, देखिए स्थापना पढ़ेंगे क्या काम है इसका। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, 1985 में। देखिए इसका क्या काम था, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण इसी के द्वारा कराया जाता है। अब देखिए मानकीकरण क्या होता है और हिंदी वर्तनी का, देवनागरी लिपि जो कि हमारी क्या लिपि है, हमारी हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। देखिए ये ठीक है, हमारी हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। और इसकी वर्तनी का मानकीकरण कैसे कराया जाता है, जैसे कि हमने कोई भी शब्द लिखा, अचानक, मैंने लिखा अचानक, देखिए आपको समझ में आ गया कि अचानक शब्द का मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया होगा एकदम। और मैं इसी शब्द को लिख दूँ अनाचक, क्या होता है अचानक, अनाचक, कोई बता सके अनाचक क्या होगा, ये होगा कुछ, तो ये नहीं होता, ये होता है। ठीक है, तो यही एक शुद्ध वर्तनी का मानकीकरण। देखिए हो सकता है कि अनाचक भी कुछ हो सकता था, अगर केंद्रीय हिंदी निदेशालय इसको मान्यता देता तो हम इसका उपयोग किसी चीज़ में करते,
अचानक की जगह हम अनाचक भी कर सकते थे। लेकिन अचानक जो पब्लिक ने बोलना शुरू किया वर्ण, और जिस शब्द को बोलने के बाद में हमें कुछ समझ में आए, किसी चीज़ के बारे में समझ में आए, तो वो शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय तरीके पर यूज करे जाते हैं ना, जैसे कि डॉलर में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो वो लिखे कैसे जाते हैं? इस तरीके से, जिन्हें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से पढ़ लें। ठीक है, लेकिन और देवनागरी लिपि के किस तरीके से बोले जाते हैं? देखिए, हो सके आपने सुने भी ना हो, ये कुछ लोगों ने सुने होंगे, लेकिन आज मैं बताऊंगा। देखिए किस तरीके से बोले जाते हैं। बोलने का भी तरीका अलग है और लिखने का भी तरीका अलग है। देखिए देवनागरी अंक कैसे होते हैं, जिन्हें इस तरीके से कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और बोला क्या जाता है। देखिए मैं गैलम इन्हें मैं साथ के साथ बोलता चलता हूँ। देखिए पहले बोलता है 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 की दहाई। फिर इसके बाद कैसे बोलते हैं? 1 दहाई, 1 इकाई, 10 1 11, 1 दहाई, 2 इकाई, 10 2 12, 1 दहाई, 3 इकाई, 10 3 13। इसी तरीके से लिखते चलते हैं आगे को। ठीक है, मज़ा आ रहा है? देखिए यहाँ पर रहेगा, ये मैंने अभी बताया था हिंदी की भाषा कौन सी लिपि है। लिपि क्या होता है? देखिए ये भी देख ली, लिपि क्या होता है? लिपि लिखने का तरीका होता है। यानी कि मैंने एक शब्द लिखा था अचानक, इसी में समझ लो। देखिए लिपि का शब्द क्या था? लिपि का मतलब था ए। ये क्या है? एक वर्ण। इस वर्ण को लिखा कैसे गया है? ये इसी तरीके से लिखा जाएगा ए। हमें क्या पता ये ए इसी तरीके से लिखा जाएगा, तो ये हमें कौन बताता है कि ए इसी तरीके से लिखा जाता है? और ये ए है तो कौन बताता है हमें? ये लिपि बताती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्वर की परिभाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है। परिभाषा सारी इम्पोर्टेंट है PDF की। ठीक है, स्वर सीधी सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है इनों में। देखिए स्वरों की परिभाषा क्या होती है? स्वर की परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र मतलब बिना रुकावट के। ए ई उ यानी कि सभी मात्राओं का उच्चारण बिना रुकावट के होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? परिभाषा में देखिए, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे कि मैंने अभी लिखा कै। कै किस किस से मिलकर बना है? कै हलंत। हलंत का मतलब होता है अब ये आधा है। क्या है ये? आधा। क्या है? आधा। धन ए। देखिए अगर हमने इसमें, ये क्या है? स्वर। अगर हमने इसमें से स्वर निकाल लिया तो ये अधूरा है अब, और हमने इन दोनों को जोड़कर एक बनाया कै, तो अभी बना ये व्यंजन। तो कुछ समझ में आया कि ये व्यंजन बनने के लिए इसमें एक स्वर लगना जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी तोड़ के बताया, देखिए अभी मैंने बताया था कै कै नहीं, कोई भी व्यंजन हो अगर उसमें हम हलंत लगा दें तो वो आधा हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें हम हलंत लगा दें तो वो आधा हो जाता है। देखिए अब मात्रा निकालते हैं। जैसे कि मैंने अभी निकाली, अगर खाली कोई वर्ण यूँ ही लिखा हुआ है, यूँ ही, अगर इसमें कोई मात्रा नहीं दिख रही है तो हमेशा इसमें कौन सा स्वर रहेगा? पहले तो हमेशा हलंत लगाना है। हमेशा अगर कोई भी मात्रा नहीं लगी तो हमेशा उसमें एक स्वर रहेगा ए। अगर हमें कोई मात्रा दिख रही है, जैसे कि जा ले लो, जैसे कि जय आ, ये लिख रहा है जय आ, तो इसमें मुझे मात्रा दिख रही है क्या? जय, और हलंत तो लगाना ही है हमेशा व्यंजन में। जब इसे बोलते हैं वर्ण विच्छेद, वर्ण अलग करना। ठीक है, तो जय धन। अब देखिए मात्रा कुछ दिख रही है इसके पास, हाँ आ वाली मात्रा है, तो वो वाली मात्रा इसके पास लगानी है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और ये कुछ ऐसे ही दिए हुए हैं, ये सब आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, और ऐसी ही क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास किस किस को अच्छी लगी, अगर देखिए भाई कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि आप उस गलती के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस पर अपना वर्क करूँगा और मैं अपनी गलती कम से कम करने की कोशिश करूँगा।
ठीक है। और इसकी PDF के लिए मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसकी PDF वहीं पर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।